press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello and welcome to Phoenix Educare. Welcome to the second part of the chapter post-World War political developments. So the first part we have studied about foreign policy, we have studied about interdependence, then we have studied about First World War, which were the countries involved in the First World War, what were the effects of First World War, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, उसका नाम है लीग ऑफ नेशन, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था. उसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन से कंट्रीज थे वो देखा, पार्टिसिपेशन कंट्रीज थे वो देखा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या इफेक्ट हुआ ये सब देखा. नाउ वी विल टॉक अबाउट कोल्ड वॉर. ये मैंने लास्ट पार्ट में बताया था आपको कि 1945 से लेकर 1991 का जो पीरियड है वो कोल्ड वॉर था. कोल्ड वॉर मतलब क्या होता है कि एक्चुअली वॉर नहीं होता है, लेकिन टेंशन होता है कि एक वॉर लाइक सिचुएशन होता है कि कभी भी वॉर हो सकता है. अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब भी हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कंट्रीज़ को ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जापान, जर्मनी, इटली, ये सब कंट्रीज़ को बहुत नुकसान हुआ. अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका तो डायरेक्टली वॉर में नहीं था, अमेरिका बहुत दूर था, अमेरिका सिर्फ सपोर्ट कर रहा था ये कंट्रीज़ को. तो अमेरिका उस टाइम का पावरफुल कंट्री इमर्ज हो गया, अमेरिका पावरफुल कंट्री बन गया, और रशिया उसके अगेंस्ट एक पावरफुल कंट्री बन गया. मतलब अभी वर्ल्ड में दो मेन पावरफुल कंट्री थे, एक था रशिया, एक था अमेरिका. तो वर्ल्ड में दो ऐसे बड़े बड़े पावरफुल कंट्री बन गए, और रशिया को सपोर्ट करने वाले कुछ कंट्रीज रशिया के साथ चले गए, अमेरिका को सपोर्ट करने वाले कुछ कंट्रीज अमेरिका के साथ चले गए. मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड में एक दो ग्रुप बन गए. अभी रशिया के जो दोस्त थे वो अगर अमेरिका के दोस्तों के साथ अगर फाइट करना चाह रहे हैं, या अगर उनके बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है, तो अमेरिका क्या करेगा, अपने दोस्तों को सपोर्ट करेगा, रशिया सारे लोग मिलकर अपने दोस्तों को सपोर्ट करेंगे. तो उसके बीच में क्या होगा कि टेंशन क्रिएट होगा. तो ऐसे हमेशा बार बार 40-50 साल टेंशन क्रिएट होते रहता था. तो ये जो टेंशन है कि ऐसा नहीं होगा कि वॉर हो रहा है, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन है कि कभी भी वॉर हो सकता है. ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कोल्ड वॉर. ठीक है. सो अमेरिका एंड सोवियत यूनियन हु आर अलाइज इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अलाइज मतलब क्या, दोस्त. ये हमने देखा था कि यहाँ दोस्त थे, एक ही ग्रुप में थे सोवियत, रशिया और अमेरिका, लेकिन बाद में क्या हो गए, दुश्मन बन गए. वॉर अलाइज बिकम कॉम्पिटिटर्स एज वेल एज वॉर गॉट ओवर. कॉम्पिटिटर बन गए, एक दूसरे को कॉम्पिटिटर बन गए. तो कोऑपरेशन बिटवीन देम गेव वे टू राइवलरी. कि राइवलरी मतलब क्या, झगड़ा, दुश्मनी. दिस राइवलरी ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ 40 to 45 years ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. देयर वाज नो ओपन वॉर, कि ऐसा नहीं कि वॉर हो रहा है दोनों के बीच में, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन है, हमेशा टेंशन होता था. सो बट देयर वाज सच टेंशन इन देयर रिलेशंस that it seemed that world could erupt any time. The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war, but there are such tensions in such circumstances that they may be responsible to cause war. कि ऐसा नहीं कि वॉर हो रहा है या वॉर होगा, लेकिन ऐसे कुछ सिचुएशंस पैदा होंगे जिसकी वजह से वॉर हो सकता है. In this period, America was already a superpower, but Soviet Russia also tried to become a superpower by making nuclear weapons and by increasing the military might. The struggle for power, arms race, difference in ideologies, attitude and checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to Cold War. कि हमेशा स्ट्रगल होते रहता था, हमेशा वॉर होते रहता था. अभी अगर अमेरिका पावरफुल होने का कोशिश कर रहा है तो रशिया उसे चेकमेट कर देगा. चेकमेट मतलब क्या, रोक देगा. तो हमेशा ऐसे चलते रहता था, एक जन स्ट्रैटेजी बनाता था, उसके अगेंस्ट कोई काउंटर स्ट्रैटेजी बनाता था. तो ऐसे कोल्ड वॉर चालू हो गया. ठीक है. अभी कोल्ड वॉर में हम देखेंगे, जब मैंने बताया था कि दो ग्रुप बन गए, रशिया का ग्रुप बन गया और अमेरिका का ग्रुप बन गया. सो नाउ दिस ग्रुप्स were trying to improve their political dominance and also their military might. Military might मतलब क्या, military dominance, military power improve करने का कोशिश करेंगे. और military power कैसे improve होगा, जब भी अच्छे अच्छे weapons बनेंगे. ठीक है. तो creation of military organization कि दो ग्रुप ने दो अलग अलग military organization बनाए. अमेरिका का जो military ग्रुप था उसका नाम था NATO, रशिया का military ग्रुप था उसका नाम था वॉर्सो पैक्ट. During the Cold War, both superpowers created military organizations. The respective military organization basically क्या होता है कि रशिया के जितने भी दोस्त कंट्रीज थे वो लोगों ने मिला, एक दूसरे के साथ मिले, और उन्होंने अपना खुद का एक नया मिलिट्री बनाया जिसमें सब कंट्रीज के लोग थे उसमें. ठीक है. वैसे अमेरिका ने भी बनाया जिसका नाम था नाटो. नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, which was military organization under the dominance of America, while the Warsaw Pact, Warsaw मतलब एक जगह का नाम है, Warsaw is in Poland, पोलैंड का एक जगह है Warsaw. वहाँ रशिया और उसके दोस्तों के बीच में एक मीटिंग हुआ था, वहाँ डिसाइड हुआ था कि कैसे आगे जाना है, कैसे अमेरिका को स्टॉप करना है, कैसे अमेरिका के दोस्तों को स्टॉप करना है. तो वहाँ मीटिंग हुआ था, इसलिए उसका नाम है Warsaw Pact. पैक्ट मतलब एग्रीमेंट, वो दो सब कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था. Pact was military organization under the command of Soviet Russia.
इज देयर एनी कोरिलेशन बिटवीन एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड पीस? ये वर्ल्ड पीस और बाकी जो एडवांसेस है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि देखो, हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर? ये टेक्नोलॉजी जैसे एटॉमिक पावर, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमन वेलफेयर के फायदे का हो सकता है अगर उसे हमने ठीक से यूज़ किया तो। एटॉमिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं और एटॉमिक एनर्जी से बॉम्ब भी बना सकते हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस लिए यूज़ करना है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि दो ग्रुप में दुनिया बढ़ गया, एक था रशिया, एक था अमेरिका, और दोनों के अलग अलग ग्रुप बन गए। तो ऐसे तभी दो ग्रुप बनते हैं, दो मतलब क्या, बाय, दो ग्रुप बनते हैं, तो क्या होता है, वर्ल्ड सॉरी, जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वैसे वर्ल्ड के दो पोल बन गए, नॉर्थ और साउथ, या फिर रशिया और अमेरिका। तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं बायपोलराइजेशन। बाय मतलब क्या, दो पोल्स में डिवाइड हो गए वर्ल्ड, एक था रशिया का, एक था अमेरिका का। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मोस्ट पीरियड ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइंट either of the two superpowers bloc, but such a division of the nations of the world in two groups, that is bipolarization. The scope of the cold war increased due to this. The sphere of tension spread. ठीक है, अभी ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप पढ़ो, यूट्यूब में भी आपको वीडियो सब मिल जाएगा। क्यूबा इज वेरी स्मॉल कंट्री नियर अमेरिका, अमेरिका के कोस्ट के पास एक छोटा सा कंट्री है क्यूबा। ठीक है, लेकिन क्यूबा अमेरिका का दुश्मन था। अभी अमेरिका का अगर क्यूबा दुश्मन है तो किसका दोस्त बनेगा, वो बनेगा रशिया का। तो अमेरिका और क्यूबा के बीच में एक बार वॉर हुआ, अमेरिका चाह रहा था कि क्यूबा को हरा के क्यूबा अपने कब्जे में ले ले, लेकिन क्यूबा के लोग भी बहुत पावरफुल थे, क्यूबा के लोगों ने उसको विरोध किया और रशिया ने उसको सपोर्ट किया। तो रशिया और अमेरिका के बीच में इनडायरेक्टली वॉर होने लगा और ये इतना टेंशन क्रिएट हो गया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के राह पर था। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप यूट्यूब पे पढ़ो, यूट्यूब पे देखो वीडियो, या ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं रशिया जो कंट्री था और अमेरिका जो कंट्री था उसके बीच में क्यों इतने डिफरेंसेस थे। अभी रशिया और अमेरिका पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो एक साथ थे, लेकिन बाद में डिफरेंसेस क्यों बढ़ गए ये हम देखेंगे। सो इन 1917 कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हैपेंड इन रशिया। रशिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ, इसके बारे में आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में सब। ठीक है, तो रशिया में पहले किंग का रूल था, किंग रूल करता था। बाद में रशियन रिवॉल्यूशन होने के बाद 1917 के बाद जो किंग का रूल था वो हट गया और वहाँ सोशलिज्म आ गया। सोशलिज्म मतलब बेसिकली क्या होता है कि वहाँ के लोग मानते हैं कि सारे जो भी रिसोर्सेस है कंट्री में, सारे जो भी लैंड है, जो भी पैसा है, उसके ऊपर सारे सिटीजन का समान हक है। ठीक है, ये सोशलिज्म बिलीव करता है। सो इन द शॉर्ट वाइल सोवियत रशिया केम अप as a superpower in international politics, but there was extreme difference between the ideologies of America and Russia. अभी अमेरिका बिलीव करता था कैपिटलिज्म में, डेमोक्रेसी में, अमेरिका में इलेक्शंस वगैरह होते थे, रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता था। अमेरिका बिलीव करता था कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म मतलब क्या कि अपना बिजनेस तुम एस्टेब्लिश कर सकते हो, प्रॉफिट कमा सकते हो। रशिया में वैसा नहीं था, रशिया में अगर आपको बिजनेस लाना है तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन की ज़रूरत है, अमेरिका में ऐसे सब नहीं था। ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे रशिया में। सो यूएसए वॉज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। स्टेट मतलब देखो, पॉलिटिकल साइंस में जब भी स्टेट आता है तो उसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट या फिर कंट्री। सो यूएसए वॉज अ डेमोक्रेटिक स्टेट एडवोकेटिंग कैपिटलिज्म, वाइल द सोवियत रशिया एडवोकेटेड सोशलिज्म एंड अ वन पार्टी ऑथोरिटेरियन सिस्टम। वन पार्टी मतलब क्या, रशिया में एक ही पार्टी होगा, उसी का ही राज चलेगा। आज भी रशिया में सेम कंडीशन है। ठीक है, बोथ द सुपर पावर वांटेड टू एक्सपांड देयर ओन डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। दोनों सुपर पावर को और ज़्यादा पावरफुल होना था, और ज़्यादा कंट्रीज को अपने साथ लेना था। तो ये लोगों ने क्या किया, एक दूसरे के जो आइडियोलॉजीज है दूसरे कंट्री के ऊपर थोपना चालू कर दिया। मतलब अमेरिका ने कैपिटलिज्म ग्रो करने का कोशिश किया और रशिया ने सोशलिज्म स्प्रेड करने का कोशिश किया। बोथ कंट्रीज स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू पुल स्मॉलर कंट्रीज इनटू देयर रेस्पेक्टिव ब्लॉक्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर हेगेमनी। हेगेमनी मतलब क्या, डोमिनेंस, कि अपना डोमिनेंस इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बाकी दोनों कंट्री ने दूसरे कंट्रीज को अपने साथ लेने का कोशिश किया। यूरोप वॉज आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड। यूरोप का डिवीजन हो गया दो आइडियोलॉजीज में, एक था कैपिटलिज्म, एक था सोशलिज्म। ये कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इसके बारे में आप 9th में पढ़ोगे। 9th का जो सिविक्स का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है उसमें सब दिया हुआ है इसमें। सो वाइल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ज्वाइन द ब्लॉक लेड बाय सोवियत रशिया, दिस सुपर पावर्स एक्सपोज द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग मिलिट्री एंड इकोनॉमिक हेल्प टू द कंट्रीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ब्लॉक। मतलब ये कंट्रीज क्या करते थे, अपने जो फ्रेंड्स थे उसके साथ जो भी कंट्रीज थे उसको हेल्प करते थे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 1971 में जब भी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो उसके अगेंस्ट रशिया ने हमें सपोर्ट किया था।
ठीक है, उसके वजह से हम वॉर जीत पाए। फाइट तो किया इंडिया ने, पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, लेकिन इंटरनेशनली भी सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे रशिया का इंडिया को ओपन सपोर्ट था क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ठीक है, नाउ आर्म्स रेस। आर्म्स मतलब क्या? वेपन्स। रेस मतलब क्या? रेस मतलब क्या कि आगे बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन एक्वायर करना है। अभी दो कंट्रीज थे बड़े बड़े, रशिया था और अमेरिका था। जैसे अमेरिका अपना पावर बढ़ाने की कोशिश करता था, रशिया उससे भी ज़्यादा पावरफुल होने की कोशिश करता था। अगर अमेरिका ने एक रॉकेट बनाया तो रशिया उससे भी पावरफुल रॉकेट बनाएगा। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? आर्म्स रेस। The superpower started producing arms on the large scale to outsmart each other. This started a rivalry to make more and more arms, destructive weapons, and to acquire technology required for the same. But soon both the superpower realized कि दोनों को लगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आर्म्स जमा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? एकदम ऐसा आएगा कि अगर हम लोगों ने वॉर किया तो क्या होगा? पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन लोगों ने क्या किया? खुद के तो वेपन्स त्याग नहीं दिए, खुद के तो वेपन्स डिस्ट्रॉय नहीं किए, लेकिन जो कोई नया कंट्री आएगा उससे क्या बोलते थे, या किसी छोटे कंट्री को फोर्स करते थे कि आप वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दो। अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना या वेपन्स को कम करना या कम यूज़ करना या उसको ख़राब कर देना या फिर उसको यूज़ नहीं करना, उसे बोलते हैं डिसआर्ममेंट। ठीक है, तो ये सब इस पीरियड में हुआ। सो नाउ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे देखो ये दो कंट्रीज थे बड़े बड़े, रशिया था या फिर ब्रिटेन था, सॉरी रशिया और यूएसए था, ये बड़े बड़े कंट्रीज थे, ये वर्ल्ड लेवल पे चलते थे। लेकिन छोटे छोटे जो कंट्रीज थे जो हर एक एरिया में रहते थे, जैसे यूरोप के कुछ कंट्रीज थे या फिर जो कंट्रीज एशिया में थे, इन लोगों ने सोचा कि अगर हमें डेवलप करना है तो हमें एक साथ डेवलप करना पड़ेगा, मिल के रहना पड़ेगा। तो हम जिस एरिया में रहते हैं, जैसे कि इंडिया में, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के आसपास जो इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान, ठीक है, ये सब जो कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ है। वैसे ही जो साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ है जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, इन लोगों ने भी सोचा कि अगर हम लोगों ने एक साथ आके मिलके काम किया तो क्या होगा, हमारा सारा डेवलपमेंट एक साथ हो सकता है और कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है एशियन। उसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन। ओके, देन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि दो कंट्री थे बड़े बड़े पावरफुल, रशिया और अमेरिका। रशिया के ग्रुप में कुछ कंट्री चले गए थे, अमेरिका के ग्रुप में कुछ कंट्री चले गए थे। कुछ कंट्रीज किसी भी ग्रुप में नहीं थे, जैसे कि इंडिया कोई भी ग्रुप में नहीं था। तो ऐसे कंट्रीज ने बोला कि हम नॉन अलाइन होंगे। नॉन अलाइन मतलब क्या? किसी के साथ भी लिंक नहीं होंगे। तो in the period of Cold War, while world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. Such nations decided to stay out of Cold War rivalry. कि ये दो लोगों ने सोचा कि हमें कोल्ड वॉर में अभी नहीं पढ़ना है, कोल्ड वॉर राइवलरी में नहीं जाना है, वो कंट्रीज़ के साथ जाना ही नहीं है। तो ऐसे कंट्रीज़ ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जिसका नाम है, एक मूवमेंट चालू किया जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ये किसी भी कंट्रीज़ के साथ नहीं गए, मतलब रशिया के साथ भी नहीं गए, अमेरिका के साथ भी नहीं गए। सो द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, ये जो एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ थे वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुए थे, जैसे इंडिया, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ऐसे जो कंट्रीज़ थे, इन लोगों ने सोचा कि हमें वापस अगर रशिया और अमेरिका के साथ जाना पड़ा तो क्या होगा, हमारा इंडिपेंडेंस वापस चला जाएगा, ये लोग हमें फोर्स करते रहेंगे, डोमिनेट करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, किसी कंट्री के साथ नहीं जाएंगे, हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसका नाम था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इन 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया मार्शल टीटो, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गमाल अबेल नसर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया डॉक्टर सुकार्नो एंड प्रेसिडेंट ऑफ घाना ख्वामे नक्रुमा, इनके लीडरशिप के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज अपोज कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेसिज्म। ये इनका मेन आइडियोलॉजी था कि कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म मतलब क्या, कि दूसरा कंट्री किसी और कंट्री के ऊपर राज कर रहा है या रूल कर रहा है, ये नहीं होने देंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मानना था। और रेसिज्म, रेसिज्म मतलब क्या, कि कलर, स्किन कलर के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे के ऊपर। जो अमेरिका में जो या अफ्रीका में जो ब्लैक्स है, जो ब्लैक स्किन कलर के लोग हैं, उसको, उन लोगों को वाइट जो स्किन कलर के लोग हैं बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे। तो इसके अगेंस्ट था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उनका मानना था कि वर्ल्ड में सभी लोग एक है, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, वर्ल्ड पीस होना चाहिए। इट एनकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, कि अगर तुम्हारे दो कंट्री के बीच में कुछ भी वॉर हो रहा है, फाइटिंग हो रहा है, तो इसको पीसफुली सॉल्व करो, वॉर मत करो, ऐसा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मानना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया कंटिन्यूड टू एक्टिवली सपोर्ट द मूवमेंट आफ्टर एज वेल, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके बड़े लीडर थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। इवन आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के बाद भी
ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो डोमिनेंस है वो रिड्यूस नहीं हुआ है. नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज बेस्ड ऑन external principles of humanism, global peace and equality. It has inspired the less developed countries to come together. It has encouraged the resolution of international disputes by peaceful means while taking a firm stand on disarmament. कि ये क्या बोल रहा है देखो, इट हैज़ एनकरेज द रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स. जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है, जो भी झगड़ा है, वो पीसफुली सॉल्व करो, वॉर करने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मानना था कि उसमें ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, ये सब चीज़ें वो मानते थे. और अभी जो पहले कैसे थे कि हम बोलते थे कि ये कंट्री पुअर है, अभी ऐसा नहीं बोलते थे, अभी बोलते थे ये अंडर डेवलप्ड है. और दो कंट्री एक दूसरे का दुश्मन नहीं होता था, अभी बनता था राइवल. राइवल मतलब क्या होता है कि दो कंट्री एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है, कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो ये जो नया डेवलपमेंट हुआ उसको बोलते हैं न्यू, दैट इज NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. ऑर्डर मतलब क्या कि अलग तरीके से लोग एक दूसरे के बारे में सोचने लगे और एक नया ग्रुप बना जो ये बड़े बड़े डोमिनेटिंग कंट्रीज थे इनको भी टक्कर दे रहा था या इनके अगेंस्ट बात कर रहा था. समराइज ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज नॉट रिड्यूस इवन इफ द कोल्ड वॉर इज ओवर. तो ये कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1991 के बाद ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बंद हुआ ऐसे नहीं है, अभी भी चल रहा है. ठीक है, इट ब्रॉट सेवरल न्यू स्ट्रीम्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. इट गिव दिस कंट्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ एसर्ट देमसेल्फ विद सेल्फ रिस्पेक्ट एट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. ये जो गरीब कंट्रीज थे, अफ्रीका एशिया के जो कंट्रीज थे, इनको पहले रशिया और अमेरिका के साथ जाना पड़ता था, लेकिन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की वजह से क्या हो गया, इनको भी एक पावर मिला, इनको भी एक आश्वासन मिला कि हम भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे भी कुछ कंट्रीज है जो हमारे जैसे ही सिचुएशन में है. ठीक है, सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर 1945 से लेके 1991 तक था, लेकिन बाद में एंड हो गया. क्यों हुआ देखते हैं. तो कोल्ड वॉर दैट हैज dominated international politics since 1945 came to an end. It was an important event that happened towards the end of last century. मतलब 1991 या 1989 के बाद ये खत्म हो गया. There were many reasons for the end of Cold War. Cold War सबसे पहला क्या रीज़न था, वो था रशिया. रशिया वीक हो गया बाद में, रशिया में इतना डेवलपमेंट नहीं हो गया अमेरिका के लेवल पे. तो रशिया ने क्या किया, अपना जो इकोनॉमी था उसको ओपन करना चालू कर दिया. ओपन मतलब क्या, रशिया में पहले अगर किसी को बिजनेस चालू करना है या किसी फॉरेन वाले आदमी को बिजनेस चालू करना है तो अलाउड नहीं था. तो रशिया ने क्या किया, अपना इकोनॉमी को ओपन किया. तो रशिया के इसके वजह से क्या हो गया कि कोल्ड वॉर एंड होने आ गया. देयर वर मेनी रीजंस फॉर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एज गिवन बिलो. पहले क्या, सोवियत रशिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी. द स्टेट लूजन ऑफ कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी. स्टेट मतलब क्या, गवर्नमेंट का पहला कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, सबके ऊपर. जो गवर्नमेंट बोलेगा वो करना पड़ता था. लेकिन रशिया ने क्या किया बाद में, ये जो कंट्रोल था उसको कम कर दिया. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया मिखेल गोर्बाचोव, ठीक है, इसने इम्प्लीमेंट किया पॉलिसीज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, दैट इज पेरिस्ट्रोकिया. पेरिस्ट्रोकिया मतलब क्या कि रिस्ट्रक्चर, फिर से हम लोग अलग तरीके से रशिया को डेवलप करने की कोशिश करेंगे. और ओपननेस, ग्लासनॉट मतलब क्या, ओपननेस, ओपन रखेंगे. मतलब क्या, किसी को भी बिजनेस करने का परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है, वो जो भी लाइसेंसेस है वो लेके बिजनेस चालू कर सकता है. Due to these policies, the control over the media reduced. Important changes took place in the political and economic spheres. These spheres were restructuring. This gave impetus to democracy. As a last economic countries under the influence of Soviet Russia adopted the capitalist and democratic path, the regimes then changed. कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे जो सोवियत रशिया के कंट्रोल में थे, इन लोगों ने भी बाद में जो डिक्टेटरशिप था या सोशलिज्म था वो दूर कर दिया और ये लोग भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए. यहाँ भी इलेक्शन सब होने लगा. ठीक है, द सोवियत रशिया डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल न्यू नेशन. सोवियत रशिया जो बड़ा कंट्री था पहला, वो सोवियत रशिया क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया. अगर आप ये मैप देखते हो तो ये ग्रीन कलर पूरा रशिया का है. ठीक है, लेकिन ये जो कंट्री है कजाकिस्तान, इधर भी कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये यूक्रेन है, ये सब रशिया के पार्ट थे. मतलब रशिया कितना बड़ा कंट्री था, रशिया से कम 8 से 10 कंट्रीज अलग हो गए. इतना बड़ा कंट्री था रशिया पहला. तो ये डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का. तो सोवियत यूनियन क्या हो गया, वीक हो गया. तो वर्ल्ड में अभी एक ही सुपर पावर रहा, वो है अमेरिका. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पोस्ट कोल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे.
I hope you have understood this part. If you have understood, you can share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.